हेलो बच्चों, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल कॉस्टिंग का हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, रिवीजन कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में ईओक्यू और वेरियस स्टॉक लेवल करवाया था और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन है जिसमें सेफ्टी स्टॉक निकालना होता है। बेसिकली उस सेफ्टी स्टॉक को निकालने के 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने हैं, जो स्पायरल के जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन और स्पायरल का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमें करना है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं स्पायरल के, उन क्वेश्चंस के बारे में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। क्लियर? अब मेरी बात समझना। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा होता है अ कंपनी, चलो ऐसा कर लेते हैं, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग finished goods require X। क्वेश्चन में लिखा होगा अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स रिक्वायर X। ठीक है। अब आपको यहां पर क्वेश्चन में कुछ बातें और दे रखी होगी। यहां लिखा है मंथली डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 2000। क्लियर? एक दे रखा है आपको रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। ये दे रखा है आपके पास में 100, 200 और 300 पर वीक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लिखा है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स रिक्वायर X। मंथली डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 2000 है। रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? मिनिमम, मैक्सिमम और आपको दे रखा है एवरेज। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सबसे पहले बोला जाएगा इसका EOQ निकाल दो। क्या निकाल दो? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो। फिर बोलेंगे कि मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल निकाल दो। वो फॉर्मूले जो मैंने कल आपको बताए थे एज इट इज पुट करना है। इस क्वेश्चन में बताइए ए कितना होगा। इस क्वेश्चन में बताइए ए कितना होगा। ए बताइए ए कितना होगा। ए फॉर एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल बताइए कितना होगा। 2000 इंटू 12। क्यों नहीं होगा? ये मंथली डिमांड किसकी है और ए का मतलब क्या होता है? एनुअल यूज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है रॉ मटेरियल का यूज? 100 पे लेके चलूँ, 200 पे लेके चलूँ या 300 पे लेके चलूँ? ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज कितना है? अच्छा सॉरी, मैक्सिमम कितना कर लो यहाँ पर तुम 400 कर लो। एवरेज कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर एवरेज 200 हो रहा है या 250 हो रहा है? मिनिमम 100, 400, 500। ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर 300 दे रखा हो तो 300 मान लेना। एवरेज का मतलब मैंने कल क्लास में बताया था कि एवरेज का मतलब होता है कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हमारा पर वीक कंजम्पशन 300 है। कभी ऐसा भी हुआ है कि फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट कम हो तो मिनिमम 100 था, कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो कंजम्पशन कितना था? 400 था। लेकिन ऑन एन एवरेज नॉर्मली क्या हुआ है? 300 हुआ है। तो मुझे बताइए ए कितना होगा? 300 इंटू 52। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स रिक्वायर X। मंथली डिमांड ऑफ X दे रखा है कितना? 2000। अब बताइए EOQ कितना लिया जाएगा? अब तो ये किसके बारे में दे रखा है? अब ये रॉ मटेरियल के बारे में दे रखा है। अगर ऐसा हो, लेकिन सर फिर तो देखो सेट नहीं बैठ रहा। पर वीक कितना है? एवरेज 300 और महीने में कितने वीक होते हैं? 4। फिर तो सर महीने में कितना होता है? 4, 1200 होते हैं। फिर तो महीने का 1200 हुआ। यहाँ 2000 दे रखा है ना, तो तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको ए चाहिए होता है और डायरेक्ट आपको डिमांड दे रखी है कितनी? 2000 दे रखी है पर मंथ की। तो डायरेक्ट आपका एनुअल कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 12। यहाँ नीचे मत आना। फिर से इसका क्या करना है? ये तुम्हारा रीऑर्डर लेवल निकालने में काम आएंगे। ए के पर्पज से ए फॉर एनुअल यूज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 2000 इंटू 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हो कि कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स X। अब बताइए क्या करोगे? कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स X तो क्या करोगे?
ये लेके चलोगे या ये 300 इंटू 52 करोगे? 300 इंटू 52 करेंगे। क्लियर? आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पहले दे रखा है ना, ये रॉ मटेरियल का है या फिनिश गुड्स का है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ पर लिखा होता है कि कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स एक्स, और यहाँ लिखा होता है तुम्हारे पास में एवरेज मंथली मार्केट डिमांड वो दे रखी है 2000। क्लियर? एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दे रखी है 2000 और रॉ मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है ये रहा। अब बताओ ए कितना होगा? अब बताइए ए कितना होगा? अब ए क्या लेके चलूँ? ये लेके चलूँ या 300 इंटू 52 लेके चलूँ? ये क्यों नहीं? मार्केट डिमांड दे रखी है, मार्केट डिमांड लिखा है। मार्केट डिमांड किसकी होती है? फिनिश गुड्स की होती है। तो सबसे ज़्यादा इसी में ही क्या किया जाता है, बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब EOQ में क्या होता है? एनुअल यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको फंसाया जाएगा। अगर आप स्पायरल के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि यार ए का मतलब क्या लेके चलना है। तुम बोलोगे सर ए का मतलब कभी तो ये ले लेते हो, कभी ए का मतलब ये लेते हो। तो आपको गौर से फोकस करना पड़ेगा कि ये क्या दे रखा है। अगर ये रॉ मटेरियल का है तो अच्छी बात है, रॉ मटेरियल का नहीं है तो फिर आपको नीचे से उठाना पड़ेगा। ये फिनिश गुड्स का दे रखा है तो इसको उठाना ही नहीं है आपको। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में बच्चों फटाफट आइए, तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 59 और 60 स्पायरल के दो लास्ट क्वेश्चंस हैं और इनमें हमें बेसिकली सीखना है। ऊपर दे रखा है स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या दे रखा है? स्टॉक आउट कॉस्ट। लेकिन स्टॉक आउट का मतलब नहीं है, हम तो क्या सीखने वाले हैं? सेफ्टी स्टॉक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? सेफ्टी स्टॉक सीखने वाले हैं। क्लियर? ये मिटा दूँ? अभी बताता हूँ मैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन निकाल लो, IPL लिमिटेड। लास्ट क्वेश्चन स्पायरल मटेरियल कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन निकाल लो, IPL लिमिटेड। क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन से पहले। हाँ जी बच्चों, स्पायरल के क्वेश्चन नंबर 56 पर आओ। IPL लिमिटेड। क्लियर? IPL लिमिटेड यूजेज ए स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पर ये लिखता है कि स्मॉल कास्टिंग यूज़ करते हैं। स्मॉल कास्टिंग यूज़ करते हैं तो कास्टिंग तुम्हारे लिए क्या हो गया बच्चों? कास्टिंग यूज़ करते हैं ना, यूज़ करते हैं तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? रॉ मटेरियल हो गया। कास्टिंग को परचेज करते हैं हम लोग फाउंड्री से। IPL लिमिटेड साल में 54,000 कास्टिंग क्या करता है? परचेज करता है। तो तुम्हारी क्वांटिटी कितनी हो गई? 54,000 तुम्हारे लिए क्या हो गया? ए। और इसकी परचेज प्राइस कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 800 रुपीज़ के हिसाब से। क्लियर? आगे कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये मान के चल रहे हैं कि इनका कंजम्पशन साल भर में क्या रहता है? इक्वल रहता है। और ईयर का मतलब क्या दे रखा है? 360 दिन। ईयर का मतलब क्या है? 360 डेज। नेक्स्ट, द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस सिंगल परचेज ऑर्डर। ओ कितना हो गया? 9,000। और ये बोलता है कि अबाउट 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर। तो तुम्हारा सी कितना हो गया? 300 हो गया। पर कास्टिंग पर एनम लिखा है ना, पर एनम फॉर अ ईयर। इतनी ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट क्यों आ रही है? क्योंकि इसको ये बोलते हैं गोडाउन में रखना पड़ता है, प्रॉपर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, इसलिए क्या होता है इस पर कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और साथ में दे रखा है कि इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी क्या है? बहुत हाई है। नीचे बोलता है कि डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज। मतलब कि नॉर्मली आपके पास में ऐसा होता है कि फाउंड्री से माल 6 दिन में आ जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको सप्लायर से जब हम बोलते हैं कि माल भेज दे तो क्या सप्लायर आपको ऑन द स्पॉट गुड्स भेज देगा या थोड़ा टाइम लगाएगा? थोड़ा टाइम लगाता है। क्या हम हर साल सप्लायर चेंज करते हैं? हर साल सप्लायर चेंज नहीं करते हैं। नॉर्मली सप्लायर हम सेम रखते हैं। तो लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि सप्लायर नॉर्मली 6 दिन में माल भेज देता है। लास्ट ईयर का हमारा जो क्या रहा है एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि 6 दिन में नॉर्मली सप्लायर माल भेज देता है। आगे, लेकिन
हाईएस्ट से हाईएस्ट वो 10 दिन लगा सकता है, 6 से लेके 10 दिन। तो मतलब कि सप्लायर टाइम लगाता है कितने दिन, 6 दिन, और हाईएस्ट क्या लगा सकता है, 10 दिन लगा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 दिन का रिस्क है भाई, 4 दिन उसने एक्स्ट्रा लगा दी तो क्या होगा, रिस्क है। तो जब हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं माल भेज दे, दैट मोमेंट पे तुम्हारे गोडाउन में कितने दिन का माल एटलीस्ट होना चाहिए। आज सप्लायर 6 दिन लगाता है माल भेजने में, तो 6 दिन का स्टॉक तो हमारे पास होना ही चाहिए, लेकिन 4 दिन ऊपर और लग सकते हैं, तो रिस्क है। रिस्क से बचने के लिए आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। लेकिन मेन वही बात है कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, ज़्यादा ही रिस्क से बचने की कोशिश करोगे तो सेफ्टी स्टॉक बहुत हाई हो जाएगा। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे उस पर फिर जो तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो क्या है, बेसिकली 300 रुपीज़ है। तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, ज़्यादा सेफ्टी के चक्कर में जाओगे तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब मुद्दा ये होता है कि यार 6 दिन तो लगने ही लगने हैं, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 9 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। 10 दिन लगते हैं, इसका मतलब 4 दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लूँ तो मेरे ऊपर रिस्क रहेगा, रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क तो ख़त्म हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक 4 दिन का मेंटेन कर लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इतना ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूँगा तो कैरिंग कॉस्ट आएगी। कोई और दूसरा अल्टरनेटिव है, ये है कि सेफ्टी स्टॉक थोड़ा कम कर लो और थोड़ा रिस्क उठा लो। हर बिजनेसमैन क्या करता है, रिस्क तो उठाता ही है, थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। अगर रिस्क थोड़ा लोगे तो सेफ्टी स्टॉक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कैरिंग कॉस्ट तुम्हारी बच जाएगी। कोई बोलता है कि भैया मैं फुल रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप फुल रिस्क लेने के लिए तैयार है तो कितने दिन का स्टॉक लेके चलेंगे। जब आप सप्लायर को फ़ोन करेंगे कि माल भेज दें तो 6 दिन का स्टॉक तो हम लेके चलेंगे, लेकिन हाँ रिस्क को अवॉइड करना हो तो 10 दिन का स्टॉक मेंटेन कर लो। भाई 6 दिन का तो मेंटेन करना ही करना है, ऊपर के 4 दिन का स्टॉक और मेंटेन कर लो। तो क्या दे रखा है, द डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस। परसेंटेज का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हमने लास्ट ईयर के बेस पे एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्मली माल आता है कितने दिन में, 6 दिन में माल आ जाया करता है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या प्रोबेबिलिटी रखी है बच्चों, 75%। अगर मैं 6 दिन का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 25% रिस्क है, 25% क्या है, रिस्क है। क्या रिस्क है, 25%, कि अगर माल टाइम पे नहीं आया तो कस्टमर खाली जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन। तो हमारा यहाँ रिस्क कितना हो गया, 25%। मतलब कि 6 दिन में माल आने की संभावना कितनी है, 75% है। तो नहीं आने का रिस्क कितना हो गया, बोलो बच्चों, नहीं आने रिस्क हो गया 25%। अब आगे क्या दे रखा है, डिलीवरी 7th डे भी हो सकती है। हमने पास्ट में फील किया है कि डिलीवरी 7th डे हो गई थी, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। तो मुझे बताओ कि क्यूमुलेटिव के हिसाब से 7वें दिन तक माल आने की संभावना कितनी हो गई, 6th डे तक आने की संभावना 75 है, 7th डे की संभावना कितनी है, 10% और है। तो 7th डे तक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 85%। इसका मतलब रिस्क कितना हो गया, 15%। 8वें दिन माल आने की संभावना कितनी है, 8th डे पर गुड्स आने की संभावना कितनी है, 5%। इसका मतलब टोटल हो जाएगा 90%, रिस्क कितना हो जाएगा, 10%। 9th डे गुड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। तो टोटल कितना हो गया, 95% चांस है माल आ जाएगा, रिस्क कितना हो गया, 5%। और 10th डे गुड्स आने की संभावना कितनी है, 5। इसका मतलब 10वें दिन तक तो 100% माल आ ही जाएगा, कोई रिस्क है ही नहीं। अब मुझे बताओ कि कोई बंदा बोलता है कि कोई बंदा मुझे बोलता है कि सर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप जीरो रिस्क उठाना चाहते हैं, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो बताइए कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे। मैं आपको पहले बोलता हूँ कि बताओ सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करोगे, सेफ्टी स्टॉक एट जीरो रिस्क। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो बताओ सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करोगे। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो बताओ कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे। रिस्क लेना ही नहीं है, बोलो, रिस्क लेना ही नहीं है। देखो 6 दिन का तो स्टॉक मेंटेन करना ही करना है, उसको तो बोल ही जाओ, 6 दिन का तो स्टॉक मेंटेन करना ही करना है। आप बोलते हो कि भैया हमें रिस्क लेना ही नहीं है,
रिस्क लेना नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर के 4 दिन का भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर जीरो रिस्क लेना चाहते हो तो आपको कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, 4 डेज का, क्योंकि 6 दिन का तो लेना ही है। आज सप्लायर 6 डेज लगाता है माल भेजने में, तो 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही है। लेकिन 6 दिन में माल आने पर रिस्क भी है यहाँ पर, लेकिन 10वें दिन माल आ जाएगा, उसका रिस्क कितना है, 0 है। 100% चांस है कि 10th डे पर गुड्स आ जाएंगे। 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है। रिस्क कितना हो गया, ऊपर के 4 दिन का। अच्छा, कोई बंदा बोलता है कि भाई साहब मैं या 5% रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो मतलब कि अगर वो बंदा बोलता है कि मैं 5% का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, थोड़ा रिस्क ले रहा है, थोड़ा रिस्क लेगा तो सेफ्टी स्टॉक थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप 5% रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब आप कितने दिन का स्टॉक मेंटेन करोगे, टोटल स्टॉक मेंटेन करेंगे 6 तो करना ही है, प्लस 3 दिन और, कितना हो गया, 9 दिन का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इसमें सेफ्टी कितना हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 डेज का। अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई साहब मैं 15% रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो बताइए टोटल कितने दिन का स्टॉक लेके चलोगे जब सप्लायर को फोन करोगे, 7 डेज का। 6 तो मेंटेन करना ही करना है, एक सेफ्टी स्टॉक हो गया, तो सेफ्टी कितना हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा तुम्हारा 1 डे का। अगर तुम्हारा जो बंदा है वो बोलता है कि भैया मैं 25% रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो सेफ्टी मेंटेन करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की, क्योंकि ठीक है भैया 6 दिन का तो माल मेंटेन करना ही है, 25% तू रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो मतलब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन मत कर, तो सेफ्टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब एक साथ एक चीज़ और समझ लो, तुम्हारी एनुअल कंजम्पशन कितनी है, 54,000, कितने दिन में, 360 दिन में, तो पर डे कितना होता है देखना, 150। इस केस में बताओ सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा 3 दिन का, स्टॉक कितना हो जाएगा 450। यहाँ मेंटेन करते हो तो सेफ्टी स्टॉक होगा कितने दिन का, 1 दिन का, इंटू 150, यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात, पक्का। तो अब एक काम करो, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे आओ। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या दे रखी है। सबसे पहले आपको बोलता है कि EOQ निकालना है। EOQ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि जब हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं माल भेज दे, तो एक टाइम पर हमें कितना परचेज करना चाहिए। बताइए EOQ का फॉर्मूला √2 इंटू A 54,000 इंटू O कितना है बच्चों, ऑर्डर कॉस्ट कितना है 9,000 डिवाइडेड बाय 300। क्लियर। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है, एज्यूम कर लीजिए कि कंपनी 15% का रिस्क लेने के लिए तैयार है। कहाँ है 15% रिस्क, आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब जब सप्लायर को फ़ोन करोगे तो कितने दिन का स्टॉक लेके चलोगे, 6 का दिन नहीं है, ऊपर के 1 दिन का स्टॉक और रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बोलता है कि व्हाट शुड बी द सेफ्टी स्टॉक, बताओ सेफ्टी कितना होगा, सेफ्टी हो जाएगा 1 डे का इंटू कितना 150 हिसाब से 150 हो जाएगा। इसी में एक रिक्वायरमेंट और दे रखी है, पढ़ना साथ में, एक रिक्वायरमेंट और क्या दे रखी है कि सेफ्टी तो निकालना ही निकालना है, साथ में क्या निकालना है, री ऑर्डर लेवल, जिसको हम बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं दैट मोमेंट पर गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए। 6 दिन का टाइम लगाता है तो 6 दिन का तो होना ही चाहिए 150 के हिसाब से, प्लस हम 15% रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक और मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ्टी कितना है बच्चों, 150 का। क्लियर। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है, एज्यूम कर लो कंपनी 5% का रिस्क लेने के लिए तैयार है। बताओ 5% रिस्क कहाँ है, ये रहा तुम्हारा 5% रिस्क। इसका मतलब क्या हो गया, सेफ्टी कितने दिन का मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों, 3 डेज का सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा। कितने के हिसाब से, 150 के हिसाब से 450 का सेफ्टी हो जाएगा। और इन दैट केस तुम्हारा री ऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, री ऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा, 6 डेज का तो मेंटेन करना ही है 150 के हिसाब से, प्लस 450 का तुम्हारा क्या है, सेफ्टी स्टॉक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात। हाँ जी। क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ना, क्या दे रखा है,
एज्यूम कर लीजिए कि कंपनी क्या करने वाली है, एज्यूम कर लीजिए कि कंपनी 5% का रिस्क लेने वाली है। अगर हम 5% का रिस्क लेते हैं तो बताइए 5% के रिस्क के लेवल पर हमारी ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी। अगर आप 5% का लेवल, मेरे को तो कम से कम 1 घंटा बताइए, अगर आप 5% का रिस्क लेते हैं, अगर आप 5% का रिस्क ले रहे हैं तो बताइए वहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी। निकालें, ऑर्डर कॉस्ट निकालनी है क्या? साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 54,000। EOQ क्या निकल गया था बच्चों तुम्हारा? 1800। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या होता है साल में? बताओ कितने ऑर्डर होंगे साल में? ऑर्डर कितने होंगे बताओ? 54,000 डिवाइड बाय 1800, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, इनटू किस रेट पर? ऑर्डर कॉस्ट 9,000 पर। और एक निकालना है आपको स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक। एक बार में 1800 मंगाया, फिर ख़त्म, फिर 1800 आ गया, फिर ख़त्म, एवरेज कितना हुआ? 1800 का बटा 2, लेकिन प्लस 5% रिस्क पर सेफ्टी कितना है? 450 का। क्या उस पर स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगी? उसका डिवाइड बाय 2 करूँ या प्लस 450 जोड़ दूँ? डिवाइड बाय 2 नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सेफ्टी है जो एनी टाइम आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। इनटू कितने से करोगे? 300 से। लेकिन सर इस बार तो ऑर्डर कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट बराबर नहीं आएगी। EOQ पर हमेशा बराबर आती है, लेकिन हमेशा बराबर आती है उस समय क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक 0 होता है। सेफ्टी स्टॉक हमने लिया है तो इस बार ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर नहीं आएगी। क्लियर? इसका 5th पार्ट पढ़ना क्या दे रखा है बच्चों? 5th में क्या लिखा है? रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। जो ओरिजिनल डेटा आपको गिवन है, एज्यूम दैट यूजिंग प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस करने के पैटर्न को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कंपनी ने बोला है कि हमने बिजनेस के पैटर्न को चेंज किया है और ऑर्डर कॉस्ट हमारी कितनी हो गई बच्चों? केवल 600 हो गई। जो पहले कितनी हुआ करती थी ऑर्डर कॉस्ट? 9,000, वो कितनी हो गई? 600 हो गई। और क्या हुआ? ये बोलता है कि इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट दैट व्हेन द वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी कॉज्ड बाय इन्वेंट्री आर कंसीडर्ड। जो वेस्टेज होता है इन्वेंट्री को संभालने में, उसके कारण जो कैरिंग कॉस्ट, जो ट्रू कैरिंग कॉस्ट हमारी आ रही है, जो पहले कितनी थी? 300 थी, वो कितनी हो रही है? 720 हो रही है। ठीक है। और बाद में क्या बोलता है आपको? नया क्या निकालना है? EOQ निकालना है। नया EOQ निकालोगे बच्चों? 2 × 54,000 × 600 डिवाइड बाय 720 नया EOQ निकल जाएगा। और साथ में क्या दे रखा है? हाउ फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कि साल में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? तो 54,000 डिवाइडेड बाय क्या करना? जो भी निकल के आएगा EOQ का डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएंगे। क्लियर? तो इसमें सेफ्टी स्टॉक जो है ना, कंपनी किस बेसिस पे मेंटेन करती है? इस पैटर्न के क्वेश्चन में देखा कि कंपनी सेफ्टी स्टॉक किस पैटर्न पे मेंटेन करती है कि कितना रिस्क बिजनेस में उठाने के लिए तैयार है। जो रिस्क टेकर होते हैं बिजनेसमैन में, जो क्या होते हैं? जो रिस्क टेकर होते हैं वो स्टोरेज कॉस्ट को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? सेफ्टी स्टॉक कम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा रिस्क न्यूट्रल होता है, जो बंदा चाहता है कि मैं रिस्क नहीं लूँ, मैं अपने रिस्क को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? ऊपर के 4 दिन का भी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और जो ये होते हैं लोग कि थोड़ा रिस्क उठाते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, बिजनेस है तो थोड़ा रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो लोग देख लेंगे कि 15% रिस्क चाहिए तो 1 दिन का मेंटेन कर लेंगे, 10% रिस्क चाहिए तो 2 दिन का सेफ्टी मेंटेन कर लेंगे, 5% रिस्क चाहिए तो 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेंगे, और 0 रिस्क चाहिए तो 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारे पास में? नई वाली बुक के हिसाब से 56, और इससे जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको 55, अब उस पर आई है। वो भी क्वेश्चन सेफ्टी स्टॉक निकालने का है। वो क्वेश्चन भी किस चीज़ का है? तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक निकालने का ही क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 55 पर गिवन है मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड इन 4 व्हीकल टायर्स एंड ट्रेड। ये जो 4 व्हीलर्स हैं उनके टायर और ट्यूब्स में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी
व्हीकल, इनके पास में हर व्हीकल का ऑलमोस्ट क्या होता है, स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। कोई ईयर दे रखा है, उस ईयर के अंदर जो आपका सेल्स मैनेजर है उसने कोई रिपोर्ट बनाई है, क्या बनाई है, रिपोर्ट बनाई है। उसने जो अपना एक्सपीरियंस है वो बताया है कि उसने एक्सपीरियंस से बताया है स्टॉक आउट ऑफ व्हीकल्स। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है पहले वो समझना। आपको पता है कि एक हमारा होता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि जब हम सप्लायर को फ़ोन करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना गोडाउन में होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारी कंपनी का रीऑर्डर लेवल है 5000 टायर। 5000 टायर जब हमारे पास बचे होते हैं ना स्टॉक में, तब हम सप्लायर को क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं कि माल भेज दें। कब? जब हमारे गोडाउन में कितने होते हैं, 5000 टायर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि जब नया माल आता है तब तक ये सारा माल क्या हो जाता है, ख़त्म। और उसके बाद भी क्या होता है, 3-4 कस्टमर हमारे खाली जाते हैं। तो कस्टमर के खाली जाने को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आउट पोजीशन। तो क्या दे रखा है कि ईयर 2011-12 में मैनेजर ने स्टॉक आउट पोजीशन को फील किया। उसने बोला कि कितने टायर कम पड़ गए, मतलब कि इस लीड टाइम के अंदर, किसमें, इस लीड टाइम के अंदर कितने टायर कम पड़ गए, बताओ इस लीड टाइम के अंदर कितने टायर कम पड़ गए। ये बोलता है कि 100 टायर कम पड़ गए इस लीड टाइम के अंदर। और कितने कम पड़ गए, 80 टायर कम पड़ गए, या 50 कम पड़ गए, 20 कम पड़ गए, 10 कम पड़े, या कई बार ऐसा हुआ कि टायर कम रहे ही नहीं। लेकिन साथ में आपको दे रखा है इनका नंबर ऑफ टाइम्स। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक काम करें, मुझे बताइए कि 100 टायर आपके क्या हुए, कम रहे। मतलब कि 5000 का हमारे पास में रीऑर्डर लेवल था, मतलब कि जब हमने 5000 टायर का, जब हमने नए टायर का ऑर्डर दिया दैट टाइम स्टॉक में कितने थे, 5000 थे। लेकिन इस सिचुएशन का मतलब क्या हो गया कि उस लीड टाइम के अंदर सेल कितनी हुई, 5100 की, और स्टॉक कितना था, 5000 का। इसका मतलब क्या हुआ, 5000 तो हमें सप्लायर ने, 5000 हमने कस्टमर को दे दिए, 100 से कस्टमर क्या गया, खाली गया। और यहाँ खाली गया है 80 से, यहाँ एक बार ऐसा भी हुआ था कि खाली गया 50 से, 20 से, 10 से और 0 से। अब ये कितनी बार हुए उसका नंबर ऑफ टाइम दे रखा होगा आपको, नंबर ऑफ टाइम ना, कितनी बार ऐसा हुआ था। ये हुआ था 2 बार, ये 5, 10, 20, 30, 33। टोटल जोड़ना कितना होता है, टोटल ऐड करना, एग्रीगेट कितना आता है ये, 100। मतलब कि टोटल 100 बार हमारा आउट ऑफ स्टॉक हुआ, जिसमें से 2 बार कितने पीस कम रह गए थे, 100 पीस कम रह गए थे। टोटल 100 बार हमारे यहाँ आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन हुई, जिसमें से 5 बार ऐसा हुआ था कि 80 पीस कम रह गए। क्लियर? अब एक काम कर लो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो परसेंटेज में। किस में निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज में निकालते हो तो 2% हो जाएगा, नॉर्मल निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 0.02। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि यार अगली बार ये आउट ऑफ स्टॉक होना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आउट ऑफ स्टॉक होने से दिक्कत क्या होती है, आउट ऑफ स्टॉक होने से प्रॉब्लम क्या होती है। कस्टमर खाली गया, खाली जाने से प्रॉब्लम क्या हुई, जो कंट्रीब्यूशन कमाया जा सकता था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कंट्रीब्यूशन कमाया जा सकता था वो हम कमा नहीं पाए। देखना हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना दे रखा है, पर पीस पर कितना कंट्रीब्यूशन लॉस है, जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। क्या दे रखा है, मैसर्स जो कंपनी है ये लॉस कितना दे रखा है, 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। मतलब कि आपका जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो कितना है, स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, 150 है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपके साथ ऐसा नहीं हो, आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन नहीं आए, तो आपको अगले साल एक काम कर लेना, 100 पीस क्या कर लेना, सेफ्टी में मेंटेन कर लेना। क्योंकि अगर 100 पीस सेफ्टी मेंटेन करोगे तो क्या होगा, कोई खाली जाएगा ही नहीं। अगर 100 पीस का सेफ्टी मेंटेन करता हूँ तो कोई खाली जाएगा ही नहीं, आया ना। और अगर मैं कितना मेंटेन करता हूँ, अगर 50 मेंटेन करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर खाली जाए, या 10 मेंटेन करता हूँ तो कस्टमर खाली जाने की संभावना ही क्या है, ज़्यादा है।
लेकिन अगर मैं 100 या 80 या 50 या 20 या 10 का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ, क्योंकि देखो भैया आउट ऑफ स्टॉक से बचना है तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ा लो, तो जो इस आउट ऑफ स्टॉक से बचने के लिए मुझे सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, उस पर मुझे कितनी स्टोरेज कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन में देखना कितनी स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है आपको। ये बोलता है कि हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ पर यूनिट है। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़ पर यूनिट है। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि हमें ये पता करना है कि कितना सेफ्टी मेंटेन करें। ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम सेफ्टी मेंटेन करेंगे तो स्टोरेज तो कम हो जाएगी लेकिन आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, मान लो फुल सेफ्टी मेंटेन करो, फुल सेफ्टी मेंटेन करोगे तो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट तो आएगी नहीं, लेकिन फुल सेफ्टी मेंटेन करोगे तो उस पर स्टोरेज कॉस्ट आएगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब ये देखना है कि कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखूँ। अब मुझे बताओ, अब मैं कर रहा हूँ एनालिसिस। अब मुझे बताओ कि अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करूं। अगर मैं सेफ्टी 100 मेंटेन करता हूं, अगर 100 मेंटेन करता हूं सेफ्टी, तो क्या कोई कस्टमर खाली जाएगा? क्या मेरे यहाँ कोई आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन हो सकती है? क्या आउट ऑफ स्टॉक होगा ही नहीं? होगा या नहीं होगा? होगा ही नहीं। कोई प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ स्टॉक होने की? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 100 का 100 सेफ्टी मेंटेन करोगे तो चाहे 10 वाला है, चाहे 20 वाला है, चाहे 50 वाला है, चाहे 80 वाला है, चाहे 100 वाला है, कोई भी खाली जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास में क्या है? 100 का सेफ्टी स्टॉक हमने क्या कर रखा है? मेंटेन कर रखा है। अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे तो कोई खाली जाने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। भाई सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन करूंगा, 100 का मेंटेन करूंगा, तो 100 से ऊपर कोई आएगा क्या? 100 से ऊपर तो कोई आएगा नहीं। 100 से ऊपर कोई जाएगा नहीं, तो सेफ्टी स्टॉक अगर मैं 100 मेंटेन कर लूँगा तो आउट ऑफ स्टॉक होगा ही नहीं ना। ऐसा होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? अगर ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या मेरे यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट आएगी? कोई आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट आएगी? कोई भी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि एक कॉस्ट आने वाली है। कौन सी वाली? स्टोरेज कॉस्ट। देखना इस पोजीशन में कितनी स्टोरेज कॉस्ट आएगी। 100 का सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 150। अगर 100 का मेंटेन करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट 50 है, तो 100 का अगर मेंटेन करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी तुम्हारी? 50 के हिसाब से कितनी आ जाएगी बोलो? 5000। आया ना? लेकिन यही अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूं तो क्या होगा? कोई 10 वाला 10 मांगने खाली जाएगा, कोई 20 मांगने आ गया, या कोई 50 वाला आ गया, या कोई 80 वाला हो गया तो खाली जाएगा। लेकिन अगर 100 वाला आ गया तो दिक्कत कहाँ होने वाली है कि अगर इस लीड टाइम में कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट 50 हुई, 20 हुई, 10 हुई, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी अगर इस लीड टाइम में कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 100 हुई, तो क्या हो जाएगी? मुझे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम भी कितने से आएगी? अगर मान लो कि कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट 100 हुई और मेरे पास में स्टॉक कितना मेंटेन है? 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ, तो हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट ये होगा कि अगर 100 की कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट आ गई, 80 तुम्हारे पास में है, तो खाली कितने से जाएगा? 20 से खाली जाएगा। इस 20 के खाली जाने को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन उसका होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये सिचुएशन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05 है या 0.02 है? बस ये सोच लो, क्योंकि खाली कौन जा रहा है? अगर रिक्वायरमेंट 100 हुई तो खाली जाएगा ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? 0.02। बताइए आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट कितनी आएगी? आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट कितनी आएगी? कितने खाली चले जाएंगे? 20। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02, और खाली जाएंगे तो कितना खर्चा होगा हमारा? 150 के हिसाब से देखना कितना होता है? 3000। लेकिन 80 के सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने में खर्चा कितना होगा? 80 के सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने में कॉस्ट कितनी आएगी? 80 इंटू कितना बच्चों? 80 इंटू बोलो कितना? स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 50। 80 इंटू 50 कितना होता है? बोलो बोलो बच्चों, ये सही है क्या? देख लेना पहले, क्योंकि मुझे छोरियों की कैलकुलेशन में भरोसा नहीं होता, क्योंकि 20 इंटू 0.02 इंटू 150 करोगे तो छोरियों की कैलकुलेशन पे 60 आ रहा है क्या? हाँ वो होता है।
कितना आ रहा है अभी, कितना आ रहा है सारा? 60 आ रहा है, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी इस तरीके से मेंटेन करोगे तो? 50 इंटू कितना? 50 इंटू कितना? 50 इंटू स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 50 सॉरी कितना तुम्हारा? 80 इंटू 50, 80 का स्टॉक मेंटेन करेंगे और 50 की स्टोरेज कॉस्ट है, कितना हो जाएगा? 4000। आया ना? अरे बोलो। थर्ड सिचुएशन, अगर मैं 50 का ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूं तो, अगर मैं लीड टाइम के अंदर 50 का ही स्टॉक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूं तो क्या होगा? 50 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूंगा तो दिक्कत कहाँ आएगी? अगर 80 की रिक्वायरमेंट हो गई तो दिक्कत आएगी, या 100 की रिक्वायरमेंट होगी तो दिक्कत आएगी। अब मुझे बताओ, अगर 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या होगा? अगर 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या होगा? 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो 50 खाली जाएंगे, और अगर 80 की रिक्वायरमेंट हुई तो 30 खाली जाएंगे। इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर ले, 50 इंटू 0.02, 50 इंटू 0.02 प्लस 30 इंटू 0.05, बता कितना आया? अरे गधी, 50 इंटू 0.02 कर कितना आता है? मेमोरी प्लस कर ले, 1 आ रहा है। 30 इंटू 0.05 कर ले, एक तो ऐसा अच्छा क्या, दो गधों को बैठा के आदमी पढ़ा लेना तो भी आंसर सही निकल जाए। दो छोरियों से अच्छा क्या, दो गधों को बैठा लो सामने। तो ये 1.5 है और ये 1 है, तो कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो टोटल आ जाएगा, इन दोनों का एग्रीगेट आ जाएगा 2.5 इंटू 150, 3। लेकिन सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने में स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी? 50 इंटू कितना? 50, 2500। अगर यही मैं क्या करता हूं बच्चों, अगर मैं यहां पर 20 का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो प्रॉब्लम कब आने वाली है? अगर मैं 20 का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है? बोलो बच्चों। अगर 20 का मेंटेन करूंगा दिक्कत कब आएगी? 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो, अच्छा पहले वाले केस में कितना हो जाएगा? 80, दूसरे में कितना हो जाएगा? 60, यहाँ कितना हो जाएगा? 30। क्लियर ना भाई? 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो खाली जाएंगे 80, 80 की रिक्वायरमेंट हुई तो खाली जाएंगे 60, और 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो खाली जाएंगे कितने? 30, और 20 की रिक्वायरमेंट हुई तो कोई खाली जाने वाला नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, 0.05 और 0.10। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो निकल के आता है ना उसको मल्टीप्लाई करना किससे? 150 से। क्लियर? और ये स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी? स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर 20 मेंटेन करोगे तो 20 इंटू 50 कितना होता है? 1000। अब मुझे बताओ कि सेम ऐसे कर लोगे, 10 में कर लोगे? 10 का मेंटेन करोगे तो यहाँ दिक्कत नहीं है, ये 10 से, ये 40 से, ये 70 से और ये 90 से खाली जाएगा। और एक लास्ट कॉलम डाल देना टोटल कॉस्ट। हमें तो एंड में क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि वो लेवल जहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या हो? कम से कम हो। क्या कम होनी चाहिए? टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। क्लियर बात? तो जिस लेवल पर टोटल कॉस्ट कम से कम होगी वो ही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा? बेटर होगा। हाँ या ना? अब मेरी लास्ट बात समझ लेना, लास्ट बात इसी क्वेश्चन में, मेरी लास्ट बात। इसी क्वेश्चन को ICAI 2 तरीके से बना सकती है। मुझे बताओ स्टॉक आउट कब होगा? रीऑर्डर लेवल क्या एक बार निकलता है क्या साल में? जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो भाई? जितनी बार आप नया ऑर्डर दोगे उतनी बार तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो इस पैटर्न में ICAI थोड़ा सा चेंज करती है। और क्या चेंज करती है बता दूं? ICAI बोलती है कि हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट है? एनुअल रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था 5000। तो ICAI बोलती है कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है ना वो है मान लो कितना? 10,000। और ICAI बोलता है कि हमारा EOQ है ना वो 2000 है।
फिर आगे ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, अब बताओ क्या चेंज आएगा। मुझे बताइए कि सेफ्टी कितना मेंटेन करते हैं, 100 बार। तो कोई खाली जाने वाला है? नहीं जाने वाला। अगर सेफ्टी मैं 80 का मेंटेन करता हूं तो कोई खाली जाने वाला है? कितना? 20। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.2। बताओ यहाँ क्या अंतर आएगा? यहाँ अंतर ये आएगा कि मुझे बताओ कि कितनी बार ऑर्डर दोगे साल में। अगर तुमने साल भर की रिक्वायरमेंट 10,000 है, ईओ की 2,000, इसका मतलब साल में तुम कितनी बार ऑर्डर दोगे? 5 बार ऑर्डर दोगे ना। इसका मतलब साल में तुम्हें ये सिचुएशन कितनी बार फेस करनी पड़ेगी? 5 बार फेस करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखा हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर 20 हो सकता है, लेकिन ये 20 का आउट ऑफ स्टॉक कितनी बार होगा? 5 बार होगा। पहली बार भी ये दिक्कत आएगी जब माल मंगवाएंगे, फिर माल मंगवाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम, फिर माल मंगवाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तुम्हें आगे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपको साल में 5 बार फेस करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन में यहाँ पर भी क्या करोगे? 5। यहाँ पर भी क्या करना? 5 मल्टीप्लाई करना। और 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सिचुएशन में हम नंबर ऑफ ऑर्डर साल में 5 बार देने वाले हैं, और 5 बार ये प्रॉब्लम हमें क्या करनी पड़ेगी? फेस करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर इंटू 5 कर देना, अगर ऊपर आपको इस टाइप से क्वेश्चन में कुछ दे रखा हो तो। नहीं दे रखा हो तो बहुत सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या निकाला? EOQ निकाला। अब इसमें चैप्टर में और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन कंसेप्ट के लिए मैं यहाँ पर रिवीजन कराऊँ। वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करवा रखे हैं, तो आप ढंग से कर लेना। उनमें क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको मैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको स्पायरल से करने हैं कॉपी में। अब जो ये कंसेप्ट है वो बहुत रेयर केस में आते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट आता है आपके पास में मटेरियल टर्नओवर रेशियो। जो स्पाइरल के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं उनको बोलते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये आप अपने आप करना, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ रिवीजन लायक नहीं है। जिसने क्लास में अटेंड नहीं कर रखा है मुझे बता देना, मैं उनको अलग से करवा दूंगा। सेकंड नंबर जो टॉपिक था वो था जिसके बारे में आपके स्पाइरल में क्वेश्चन दे रखे हैं, परचेजिंग के बारे में, कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस आता है। उनमें आपको परचेज कॉस्ट निकालनी होती है पर पीस, कि भैया ऑर्डर दिया था ज़्यादा, रास्ते में पहुंचते पहुंचते माल क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लॉस हो गया। तो वहाँ पर आपको जो गुड्स आपके गोडाउन में पहुँचता है उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है। वो क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपको क्या निकालनी होती है? कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है। बहुत रेयर केस में एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं, स्पाइरल से कर लेना। और थर्ड नंबर जो टॉपिक है जिसमें आता है तुम्हारे पास में फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। पहले के टाइम में तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया करते थे। फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज क्वेश्चन ICAI पूछा नहीं करता था। ICAI बोलता था कि हमारा लेवल बीकॉम वाला नहीं है कि जो हम आपसे ये पूछने बैठ जाएं। चीज़ ये वही है जो आपने CA फाउंडेशन में पढ़ी थी, लेकिन सेम चीज़ अब ICAI हमारे IPCC में भी क्या कर रहा है? पूछने लग रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए थे, स्पाइरल में कवर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल में कवर नहीं है। इनके क्वेश्चन मैंने क्लास में बना के कराए थे आपको। अगर आपने कॉपी में किए मैं तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज करवा दूंगा। इनमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहुत रेयर केस में आते हैं, वैसे मैंने रेगुलर क्लास के अंदर आपको ये टॉपिक करवा रखे हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 टॉपिक आप करना, इसके अलावा बाकी सारा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। यहाँ पर आपका मटेरियल कॉस्टिंग खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास से बच्चों तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।